बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसका होगा राज तिलक, आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और मेरे साथ यहां आ चुके हैं इंडिया टुडे ग्रुप के ग्रुप कंसल्टिंग एडिटर प्रभु चावला। स्वागत है आपका प्रभु जी आज तक स्टूडियो में एक बार फिर से। और लगातार कवरेज आज तक आपके लिए लाया है पश्चिम बंगाल का चुनाव, जहां 30 सीटों पर वोटिंग चल रही है। दूसरे चरण में 39 सीटें असम की जहां वोटिंग चल रही है। बंगाल में 3.5 घंटे हो चुके हैं वोटिंग को। और इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर दर्जनों शिकायतें कर डाली हैं। इसका पूरा चार्ट बनाकर चुनाव आयोग को भेजा गया है। कुछ शिकायतें ऐसी भी की गई हैं कि जिस नंबर की ईवीएम आनी थी वो नहीं आई, उसकी जगह दूसरी ईवीएम भेजी गई है। इस तरह की दर्जनों शिकायतें टीएमसी ने सुबह से ही चुनाव आयोग को भेज दी हैं। ईस्ट मिदनापुर बांकुरा में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत तृणमूल कांग्रेस की तरफ से की गई है। पहले दौर में भी आपको बता दें तृणमूल कांग्रेस की शिकायत थी एक बूथ पर टीएमसी का बटन दबाओ तो बीजेपी को वोट जा रहा है। यह शिकायत चुनाव आयोग के पास तृणमूल कांग्रेस ने दर्ज कराई थी। और आज भी पहले 3.5 घंटे में ही एक के बाद एक लगातार कई शिकायतें ईवीएम को लेकर तृणमूल कांग्रेस दर्ज करा चुकी है। टीएमसी ने दर्जनों शिकायतों का पूरा चार्ट बनाया है और वो ये चार्ट लेकर चुनाव आयोग के दरवाजे पहुंची है, ये कहते हुए कि ईवीएम में गड़बड़ियां हैं। ईस्ट मिदनापुर बांकुरा में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग तक टीएमसी लेकर गई है। देखने की बात होगी कि चुनाव आयोग का रुख इन तमाम शिकायतों पर क्या रहता है। हालांकि आपको बता दें पहले दौर में जब तृणमूल कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया था तो बीजेपी का सीधा पलटवार था कि चुनाव हारते देखकर अब तृणमूल कांग्रेस ईवीएम का बहाना गढ़ रही है। क्या आज एक बार फिर बयानबाजी की स्थिति वही होगी जो पहले दौर में रही है? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने आज पूरा बाकायदे गड़बड़ियों का चार्ट बनाया, दर्जनों शिकायतें हैं और वो चार्ट बनाकर चुनाव आयोग के पास तृणमूल कांग्रेस शिकायत लेकर गई है। प्रभु जी एक कमेंट जल्दी से आपका ईवीएम को लेकर। शिकायतें तो होती रहती हैं, जब चुनाव होते हैं हर पार्टी कोशिश करती है कि हम हारे हैं जीत रहे हैं, अपना ठिका किसी और के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो ये कोई नई बात नहीं है कि ईवीएम के ऊपर शिकायत जब से ईवीएम आई हैं ये भी समझ नहीं आता कि ईवीएम के आने के बाद इतनी देर क्यों लगती है चुनाव में आने में, दूसरा विषय है। परंतु ये राजनीति है, इसमें अपने आप को वर्करों को और बाकियों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना बीजेपी के ऊपर कि आपने अगर कुछ गड़बड़ करनी है, हम पहले से शिकायतें कर रहे हैं। तो ये एक पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी है कि एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाना। इसमें यह है कि क्यों इलेक्शन कमीशन ने एक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया कि वो तुरंत ही उसी वहाँ पर स्पॉट के अंदर उसका डिनायल करें, उसको बताया कि ये सब गलत है। दोनों पार्टियां जो भी बोल रही हैं, इलेक्शन कमीशन भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है। वो कभी भी किसी चीज़ के ऊपर इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देता जबकि टेक्नोलॉजी उनके पास है। तो ये राजनीतिक खेल होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। टीएमसी वाले भी करेंगे, बीजेपी वाले भी करेंगे, सारे करेंगे एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए और अपने वर्करों का मनोबल बढ़ाने के लिए। आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग काम आती है, खासतौर पर जब सामने वाली पार्टी उस चीज का इस्तेमाल कर रही हो ये कहते हुए कि आप हार रहे हैं इसलिए आप बार बार ईवीएम को दोष देते हैं? नहीं, ये तो होता ही है हारने वाले की। जब आप, मैं वही कहा ना, पॉस्चरिंग इसलिए आपने ठीक कहा कि पॉस्चरिंग इसलिए की जाती है कि वर्करों को कैसे आप फील्ड में रखें। अगर आप जब तक अपने वर्करों का हौसला नहीं बढ़ाएंगे दोनों तरफ से, तब तक आप चुनाव के अंदर शाम के 6 बजे तक टिक नहीं सकते। इतनी लंबा इलेक्शन चलता है, उसके अंदर वर्करों को ला करके खड़ा करना, उनका मनोबल बढ़ाए रखना। तो दोनों पार्टियों के नेता एक स्ट्रैटेजी बनाकर, एक टॉकिंग पॉइंट जिनको हम बोलते हैं, हर बूथ लेवल के अंदर बीजेपी के लोग रात को जब समीक्षा होती है तो समीक्षा के अंदर सुबह क्या टॉकिंग पॉइंट होंगे ये बूथ इंचार्जेस को दिए जाते हैं। बीजेपी के तो पुराने ज़माने से चल रहा है, 67 से जब जनसंघ था तब से मैं देखता आ रहा हूँ, टॉकिंग पॉइंट्स एक दिन पहले दे दिए जाते हैं। टीएमसी के लोग अपने इलेक्शन के तरीके से लड़ रहे हैं तो उन्होंने भी टॉकिंग पॉइंट्स दे दिए, क्योंकि यहाँ पर हिंसा का माहौल इतना ज़्यादा है, जितना एग्रेशन होगा टैक्टिक्स कम काम कर रही हैं। आजकल स्ट्रैटेजी है कि कैसे बूथ को कॉन्टैक्ट करना है, वो सब भूल जाइए आप। अब ये है कि कैसे हमने वर्कर को एक दूसरे के डिमोरलाइज करना है, वोटर एक दूसरे को वोट पर नहीं आने देना है, ये स्ट्रैटेजी रहती है। चुनाव जीतने का माध्यम ये नहीं कि वोटर सबसे ज़्यादा लेकर के आओ, ये है कि दूसरी पार्टी के वोटर कितने कम हैं उसके अंदर भी जीत है आजकल डिपेंड करती है। और इस खींचातानी में भले ही चुनाव आयोग जैसी संस्था की इज्जत, उसकी विश्वसनीयता दांव पे लग जाए, मैं इस पर आपसे कमेंट लूंगा। उसके पहले इंद्रजीत कुंडू आ गए हमारे साथ। हम आपको सीधे ले चल रहे हैं रेपारा, जहां पर ममता बनर्जी का घर है इस समय, और ममता बनर्जी माना जा रहा है कि अब से किसी भी समय वोट डालने के लिए निकल सकती हैं, वो बाहर जा सकती हैं। वोटिंग बूथ
जहां जहां आज वोटिंग चल रही है वहां का हाल देखने के लिए जा सकती हैं। इंद्रजीत, बताइए क्या खबर आपके पास आ रही? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह का तामझाम यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, किसी भी वक्त ममता बनर्जी निकल सकती है। हालांकि वो उनका वोट यहाँ पे नहीं है, वो कोलकाता में भवानीपुर के क्षेत्र से अपना वोट डालती है, लेकिन वो उम्मीदवार जरूर यहाँ के हैं और यही कारण है। एक बार मैं कहूंगा कैमरा पर्सन को जूम करके वो घर दिखाए। यही इसी घर में ममता बनर्जी पिछले कुछ दिनों से रह रही हैं किराए पे और पूरा बंदोबस्त किया गया। आप देख सकते हैं किस तरह का बैरिकेडिंग है। उसके साथ साथ वो जो नीली गाड़ी है, उसी गाड़ी में ममता बनर्जी व्हील चेयर में सामने की सीट में बैठती हैं। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जब अपना कैंपेनिंग उन्होंने खत्म किया 2 दिन पहले, उसके बाद कैंपेनिंग खत्म करते हुए ही वो चली गई थी बलरामपुर, इंटीरियर विलेज है, वहां पे गाड़ी से उतर के उनको व्हील चेयर पे अंदर ले जाया गया था। और आपको जो रास्ता है गांव का, वो आपको दिखा दे। 6 फीट का इस तरह का रास्ता है जो कंक्रीट का बना हुआ है और इसी तरह के रास्ते अंदर उनको ले जाया गया था व्हील चेयर पे, जहां वो अपने जो कर्मियां हैं, पार्टी कर्मी हैं तृणमूल के, उनसे मिलने गई थी। क्योंकि उनके पास एक खबर आया था कि बीजेपी के जो समर्थक हैं वो तृणमूल के पार्टी वर्कर्स को धमकी दे रहे थे उस एरिया में। वहां पे वो गए, लेकिन उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। और आज सुबह से जिस तरह से आप लोग बात कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स तृणमूल की ओर से आया है। ये लग रहा है कि तृणमूल का एक स्ट्रैटेजी बन गया है, क्योंकि पहले चरण के चुनाव में भी हमने देखा था कि सुबह से तृणमूल पूरा दिन इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, कहते हुए कि कहीं पे ईवीएम फंक्शन ठीक से नहीं कर रही है, तो कहीं पे सेंट्रल फोर्स लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। इस तरह का जो एलिगेशन है वो तृणमूल कांग्रेस लगातार कर रही है और ये भी जताने की कोशिश कर रही है कि चुनाव कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन, उसको भी अलर्ट रहने की बहुत जरूरत है। हालांकि आज सुबह तक अभी जितना भी वोट हुआ है 2-3 घंटे में छुटपुट घटनाएं जरूर हुई हैं, लेकिन कोई बड़ा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अभी तक नहीं दिखा है। नंदीग्राम की अगर हम बात करें तो नंदीग्राम जिस इलाके में आता है, हल्दिया और तमलुक सब डिविजन में, उसमें प्रोहिबिटरी ऑर्डर सेक्शन 144 के तहत सीआरपीसी लगा दिया गया है। आज जारी है, वो कल तक जारी रहेगा। उसके साथ साथ 22 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, 22 क्विक रिस्पांस टीम है, 3 ऑब्जर्वर है, 10 सेक्टर ऑफिसर्स है और 355 सेंसिटिव बूथ्स है, जिनमें से 75% बूथ्स में वेबकास्टिंग की सुविधा की गई है। तो पुख्ता सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है, लेकिन दोनों ही दल अपने अपने एलिगेशन जरूर लगा रहे हैं। अमूमन दोनों उम्मीदवार आमने सामने होते हैं तो वोट डालते हुए लोग तस्वीर देखना चाहते हैं, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, ममता बनर्जी दक्षिण कोलकाता में भवानीपुर सीट से उम्मीदवार होती रही हैं। अमूमन इस बार वो नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही हैं और जिस सीट पर उनका वोट है वहां 26 अप्रैल को वोट डाला जाना है। तो ममता बनर्जी के वोट डालने की तस्वीर दिखेगी 26 अप्रैल को। लेकिन इस बीच लगातार चर्चा इस बात को लेकर है कि ममता बनर्जी ने बीच चुनाव में विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी क्यों लिखी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर अब से थोड़ी देर पहले जब दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार की घोषणा करने आए, तब भी उनसे ममता बनर्जी की चिट्ठी को लेकर सवाल पूछा गया। उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। ममता बनर्जी की चिट्ठी एक हताशा का प्रतीक है। वो मन में समझ गई है कि वो हार रही है। केवल खुद नंदीग्राम में नहीं हार रही है, पूरा टीएमसी सत्ता से बेदखल हो रहा है और इसके कारण ये जिनके विरोध में कम्युनिस्ट और कांग्रेस उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको भी वो आह्वान कर रही है कि हमारे सबके साथ आओ, एकजुट हो। तो ये सर्वाइवल का उनका पत्र है, बाकी कुछ नहीं। और इस वक्त खबर आ रही है कि तन्मय घोष बीजेपी के चुनाव एजेंट हैं, उन पर हमला हुआ है। वेस्ट मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, बीजेपी के चुनाव एजेंट पर हमले का आरोप बीजेपी ने लगाया है। केशपुर के बीजेपी चुनाव एजेंट हैं तन्मय घोष, वो घायल हो गए। आपको बता दें, हमारे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू अब से कुछ देर पहले आपको जानकारी दे रहे थे कि केशपुर से खबर आ रही है उनके पास, वहां बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपस में झड़प हुई है। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आई हैं, गाड़ी की तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। पहले चरण में आपने देखा था शुभेंदु अधिकारी के भाई, वो भी पोलिंग एजेंट थे, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया था और तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया गया था। आज
केशपुर में बीजेपी के चुनाव एजेंट है तन्मय घोष, उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया है और उनका आरोप है कि पुलिस ने शिकायत ही दर्ज नहीं की, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। वेस्ट मिदनापुर की ये तस्वीरें आ रही हैं केशपुर की, जहां से बताया जा रहा है कि बीजेपी चुनाव एजेंट है तन्मय घोष, उन पर हमला किया गया, उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया और साथ ही उनका आरोप पुलिस पर भी है कि पुलिस उनकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। साथ साथ प्रकाश जावड़ेकर ने जो बात कही ममता बनर्जी की चिट्ठी पर, प्रभु जी उस पर आपका एक कमेंट जल्दी से। देखो, आप तो पहला सवाल है कि उसने चिट्ठी क्यों लिखी, दोनों जुड़े हुए हैं सवाल, क्योंकि रिएक्शन तो आना ही था प्रकाश जावड़ेकर का। आप देखिए, ममता बनर्जी 2019 का जब चुनाव 2016 में चुनाव जीती तो एक माहौल बना था कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वो हैं। अपने इश्यू को बड़ा करना, क्योंकि वेस्ट बंगाल केवल ममता बनर्जी के लिए चुनाव का विषय नहीं है, ये सारे देश के लिए एक सेट करेगा कि देश के अंदर आगे की राजनीति कैसे होने वाली है। तो ममता जो है अपना स्टेक पूरा ऊपर कर रही हैं, सारी पार्टी को अपील करके कि डेमोक्रेसी खतरे में है, यहाँ के बदर लोग जो हैं, इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं, वो इस बात को समझें और सारे देश के अंदर एक प्रचार हो कि यहाँ पर जो अटैक हो रहा है, बाहर के लोग आकर के यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं। तो ममता बनर्जी इशू को लोकल इशू से उठा करके राष्ट्रीय नेता पर ले जा रही हैं कि ये चुनाव केवल टीएमसी और बीजेपी के बीच में नहीं है, ये चुनाव डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के बीच में जैसा उनका चार्ज लगता है। तो बाकी नेताओं को, क्योंकि काफ़ी विरोधी नेता वहाँ जा नहीं सके, शरद पवार को जाना था, वो बीमार हो गए, तो बाकी बड़े नेता गए भी हैं, शायद उनको इतना प्रोमिनेंस नहीं मिली जितनी उनको मिलनी एक्सपेक्ट करते थे। तो मेरे को लगता है कि वहाँ पर केवल ममता ही एक प्रचारक कर रही है सारे इलेक्शन का, जबकि बीजेपी की तरफ से आप देखते होंगे कि 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, परंतु तृणमूल के पास एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है ममता बनर्जी। वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ममता बनर्जी के नाम से वोट मानेंगे जा रहे हैं। तो इसलिए ममता बनर्जी अपने आप को एक दूसरे लेवल पर ले गई हैं चिट्ठी लिख करके कि मैं सारे देश के बारे में ज़्यादा चिंतित हूँ कि मेरा हारना नहीं होगा, बल्कि डेमोक्रेसी की डिफीट होगी। और प्रकाश जावड़ेकर कहना ज़रूर है कि वो इसलिए लिख रही है क्योंकि वो हार रही हैं। ये कोई जवाब वैसे लॉजिकली तो जवाब नहीं बनता है, उनका बनता है कि डेमोक्रेसी अगर खतरे में है तो उसका जवाब दीजिए। परंतु ममता बनर्जी का जो स्टेप जो है, ये एक नेशनल, अगर इस तरह की खबर नहीं बनाती तो नेशनल लेवल के अंदर शायद कवरेज उनको क्या ये आने वाले दिनों के लिए इस तरह के संकेत के तौर पर नहीं देखा जाएगा कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस और लेफ्ट भले मिलकर चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन अगर नौबत आ जाती है 2 मई के नतीजों में तो ये 7 का न्योता अभी से हो जाए? ये 2 मई के बाद अगर हंग असेंबली बनती है तो आप जो कह रहे हैं वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो तो एक बन सकती है, पर हंग असेंबली के बारे में भी इम्प्लीकेशंस हैं। परंतु मैं जो कह रहा हूँ कि उसके बाद को हटाना कि बाद में हम इकट्ठे हो सकते हैं 2 मई के, उसमें लिखा लेटर के अंदर कि लेट अस सिट आफ्टर 2 मई व्हाट टू डू। इट कैन बी कि हम सब मिलकर के बैठे कि आगे की लड़ाई क्या करनी है, अगर जीत जाते तब क्या करना है, एक यूनाइटेड फ्रंट बनना है कि नहीं बनना जिसके खिलाफ है। तो ममता बनर्जी ने अपने ऑप्शन खोल दिए हैं, परंतु एक लेवल से उठा करके ले जाना चुनाव को कि ये राज्य का चुनाव नहीं है, देश का फ्यूचर क्या होगा उसके बारे में चुनाव है। इस लड़ाई को बड़ी हाई लेवल पर ले करके जा रही हैं। इसलिए क्योंकि वहाँ मोदी जी हैं, अमित शाह जी रोज़ पहुँच जाते हैं, जट्टा पहुँच जाते हैं, वहाँ केवल ममता बनर्जी है, तो चीफ मिनिस्टर वर्सेस रेस्ट ऑफ द कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर के बीच में उन्होंने इशू को थोड़ा बड़ा कर दिया है। एक बात है, इलेक्शन मूवमेंट के अंदर आपने टॉकिंग पॉइंट्स देने हैं जनता के बारे में। अगर वो इस इशू को नहीं उठाती, शायद जितने लोगों ने डिस्कस किया नेशनल मीडिया के अंदर फ्रंट पेज पे स्टोरी बनी है, शायद नहीं बनती। हेडलाइन ग्रैबिंग भी तो होनी चाहिए ना, ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि हेडलाइन ग्रैबिंग किस तरह करनी है कि नेशनल इशू को उठाइए, छोटे इशू को मत उठाइए। वायलेंस एक नई बात है कि पहले 30 सीटों पर चुनाव हुआ, ज़्यादा कुछ वायलेंस नहीं हुई। जो पहले ज़माने में अगर लेकर के चलें, पहले जितनी वायलेंस होती थी पिछली 30 सीटों में उतना नहीं हुआ। और आज भी अभी तक जो लग रहा है कि केवल मैं एक हैरान इस बात का हूँ कि बीजेपी के लोगों की पिटाई हो रही है। जैसा आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, वहाँ पर बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, और ड्यूरिंग द इलेक्शन पुलिस केवल इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करती है, उनके ऑब्जर्वर को रिपोर्ट करती है। पुलिस वहाँ एक्शन क्यों नहीं ली? इलेक्शन कमीशन में पहले से कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त लगता है कि चुपचाप बैठा रहता है कि होते हैं तो जो होता है। एकदम इंस्टेंट रिएक्शन होना चाहिए अगर चुनाव से। कुछ दिनों में कुछ अधिकारियों के तबादले और हुए हैं बीच चुनाव में। क्या वो चुनाव आयोग की तरफ से ये संकेत देने की कोशिश थी कि हाँ, अधिकारियों पर नजर है, अगर कहीं गड़बड़ी हो रही है तो हम उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं? संजय जी हमारे साथ आ रहे हैं सीएसडीएस वाले, उनसे भी अभी इस पर बात करेंगे। उसके पहले तस्वीरें 2 जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, केशपुर पश्चिम मिदनापुर, जहां तन्मय घोष बीजेपी के चुनाव एजेंट, उन पर हमला हुआ है। उनका आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई,
और पुलिस उनकी सुनवाई तक नहीं कर रही है। और दूसरी तरफ डेबरा की तस्वीर है पश्चिम मिदनापुर में, जहां बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। तृणमूल का आरोप कि बीजेपी के लोग पैसा बांट रहे थे चुनाव में। और ममता बनर्जी के पूर्व सिपह सालार जो इस बार ममता बनर्जी को ही चुनौती दे रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी, वो आज सुबह सुबह ही नंदीग्राम में वोट डालने के लिए पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। देखिए, जीत मेरा तो नहीं, बीजेपी पार्टी का होगा, विकास का होगा, नरेंद्र मोदी जी का होगा। ये परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है। बंगाल के लोग असली परिवर्तन के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए वेट कर रहा है। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बेरोजगारी इतना किया, युवा ने पूरा के पूरा इसके खिलाफ वोटिंग कर रहा है। पीएम किसान चालू नहीं किया, किसानों ने पूरा के पूरा जोर लगा दिया। और पंचायत में इतना धांधली, अम्फान का रुपया इतना धांधली हुआ, इतना करप्शन। और जो कैंपेनर है ममता बनर्जी का, जो इलेक्शन एजेंट है, कैंपेनर है, उसका छवि, उसका इलेक्शन चौपट कर दिया। सब लोग एक्टिव है। सेंट्रल फोर्स का हेलीकॉप्टर निगरानी है, ये तो पहली बार हो रहा है। 14 पावरफुल ड्रोन है। 76 जो बूथ का डिमांड मैं किया था, उसको सब एक सेक्शन करके लगा दिया। क्यूआरटी सेक्टर ऑफिस में भी पैरामिलिट्री फोर्स है। आईजी सीआरपीएफ, डीआईजी सीआरपीएफ, बीएसएफ का आला कमांड, पुलिस का भी बड़ा आधिकारिक, सब डेरा डाला हुआ है। ये लोग आए हैं, मैं खुश हूँ। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करा दीजिए। मैं कैंपेनिंग, धुआंधार कैंपेन किया। मेरा खिलाफ जो प्रत्याशी है दोनों, वाम मोर्चा का और टीएमसी का, वो भी प्रचार किया। सबका बात सुन लिया जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जनता को क्या कहेंगे आज? जनता को घर से निकल कर आइए, खाना थोड़ा लेट में खाइए, पहले वोटिंग कीजिए। नंदीग्राम का वोटिंग का लिए पूरा के पूरा, जितना पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड में जितना भी बंगाली है और इंडियन का जितना भी पॉलिटिशियन है, नंदीग्राम में तुष्टिकरण जीतेगी या विकास जीतेगी, इसके लिए सब लोग इंतजार में हैं। तो हमारे साथ संजय कुमार भी आ गए हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। इस पूरे चुनाव के सफर में हमारे आपके साथ रहेंगे। संजय जी, आपका स्वागत है। आपसे बात करें उसके पहले जरा आंकड़े दिखा देते हैं। 30 सीटों पर बंगाल के दूसरे चरण में आज वोटिंग चल रही है। लगभग 3.5 से 3.25 घंटे हो चुके हैं वोटिंग चलते हुए। 9:30 बजे तक का आंकड़ा 16% के आसपास का रहा है। जी, बीजेपी तृणमूल दोनों ने 30 उम्मीदवार इस चरण में, यानी कि हर सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने 9 और लेफ्ट ने 19 उम्मीदवारों को इस चरण में चुनाव मैदान में उतारा है। 19 महिला उम्मीदवार हैं दूसरे चरण में और 152 पुरुष उम्मीदवार दूसरे चरण में चुनाव मैदान में है। 6792 स्टेशन लोकेशन है पोलिंग स्टेशन की, और टोटल पोलिंग स्टेशन जो है 10,620 इस चुनाव के दूसरे चरण में बनाए गए हैं। 38,80,955 पुरुष मतदाता हैं इस दूसरे चरण में। और ये आप तस्वीर देख सकते हैं दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर क्या क्या आज बन रही है। तो ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं 7% वोट मिले थे बीजेपी को पिछली बार। यहां पर करोड़ प्रति प्रत्याशी एक ही है। ये देख सकते हैं आप, तृणमूल के 11, बीजेपी के 10, कांग्रेस के 2 और लेफ्ट के 1। ये स्थिति है दूसरे चरण के करोड़पति उम्मीदवारों की। जैसा हम आपको बता रहे थे, दूसरे चरण में बीजेपी को मात्र 7% वोट पिछली बार के चुनाव में हासिल हुआ था और टीएमसी के खाते में 48% वोट यहां का था और 37% वोट लेफ्ट के खाते में था। और दागी उम्मीदवार कितने हैं? बीजेपी के 17, तृणमूल के 8, लेफ्ट के 7 और कांग्रेस के 2। ये दागी उम्मीदवारों की स्थिति है दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल में, जहां 30 सीटों पर वोट डाला जा रहा है। संजय जी, आपका एक क्विक कमेंट, जल्दी से हम ब्रेक पर जाएं उसके पहले, दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर। मुझे लगता है जिस तरह से वोटिंग पहले चरण में हुई थी, जिस तरह का टर्नआउट हुआ था पहले चरण में, उसी तरह का टर्नआउट
दूसरे चरण में भी होगा। सारा का सारा जो फोकस है इस बार नंदीग्राम पर है। नंदीग्राम में भी मुझे लग रहा है टर्नआउट बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जो 2 दिग्गज वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांटे का मुकाबला है। पहले चरण में भी कांटे का मुकाबला था, मुझे लगता है दूसरे चरण में भी कांटे का मुकाबला होने वाला है। चलिए हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये कांटे का मुकाबला आगे किस दिशा में जाएगा, इस पर बात करेंगे। प्रभु चावला हमारे साथ हैं, संजय कुमार हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता जो पल पल का अपडेट बंगाल के एक एक पोलिंग बूथ से दे रहे हैं आपको। क्या क्या खबर वहां पर हो रही है, कहां झड़प हो रही है, कहां ईवीएम में खराबी आ रही है, कहां ईवीएम की शिकायत लेकर तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग के पास पहुंची है, हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।